Hello guys, welcome to BMS Academy. So today I am going to present a lecture on Vision IS, lecture 10th of first test series of Vision IS. Okay, तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा उसको देख लेते हैं. Consider the following statement in the context of National Commission for Protection of Child Rights. ठीक है, NCPCR. It is established under the protection of चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, पॉक्सो एक्ट 2012. देखिए ये इसके तहत नहीं आया है. ये जो है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स 2005 के आसपास ये एक्ट आया था और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है और इस एक्ट के अंदर लाई गई है, ना कि इस एक्ट के अंदर. तो पहली स्टेटमेंट होगी गलत. इट इज़ मल्टी मेंबर बॉडी विद एट लीस्ट 2 वुमेन इन द कमीशन. यस, दिस इज़ राइट. ओके, सो ये चीज़ें लिखी गई हैं. एंड हाँ, जो इसके मेंबर्स जो होते हैं ना वो अपॉइंट करे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. ठीक है, एक चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर्स होते हैं. और याद रखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है. इसलिए प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता है तो ये अपनी रिपोर्ट भी सेंट्रल गवर्नमेंट को सीधा एनुअली दे देती है. ठीक है, और इन्वेस्टिगेट करता है जब चाइल्ड राइट्स वायलेशन होती है और रेकमेंड करता है कि उस इंसान के खिलाफ प्रोसीडिंग्स शुरू हो पाएँ. और पावर्स ऑफ सिविल कोर्ट की तरह होती है, मतलब किसी को बुला सकती है, वारंट भेज सकती है. ठीक है, एंड टू इंक्वायर इनटू द कंप्लेंट्स एंड टेक सो मोटो नोटिस मैटर रिलेटिंग टू, ये वाली इन चीज़ों के लिए सो मोटो एक्शन ले सकती है. ठीक है, एंड ये बात याद रखिएगा कि नेशनल कमीशन जो है इसका फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज़ प्रोहिबिटेड. वो तब ऐसा इंक्वायर मैटर नहीं कर सकता जब वो मैटर पेंडिंग पड़ा है स्टेट कमीशन के पास. ठीक है, स्टेट कमीशन भी है ना इसके लिए, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट. अगर उसके पास पेंडिंग पड़ा है या किसी और स्टैट्यूटरी बॉडी के पास पेंडिंग पड़ा है तो नेशनल बॉडी जो है, नेशनल कमीशन है चाइल्ड राइट्स के रिगार्डिंग, वो उस मैटर को नहीं ले पाएगा. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो ये है MG नरेगा एक्ट. ठीक है, स्टेटमेंट्स अबाउट महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. ठीक है, जिसको हम नरेगा बोलते हैं. तो उसके रिगार्डिंग क्या क्या बताया गया है. इट गारंटीज मिनिमम ऑफ 150 डेज ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट टू एवरी हाउस होल्ड. ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको अगर ये स्टेटमेंट पता है ना, 150 डेज़ नहीं है, 100 डेज़ है यार. ठीक है, तो आपका क्वेश्चन आंसर ऐसे ही आ जाएगा. बट फिर भी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट, हम इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर कर लेंगे. ग्राम पंचायत आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स. ठीक है, ग्राम पंचायत, यहाँ पे ग्राम पंचायत की बात करी जा रही है. ठीक है, मतलब जो प्रोजेक्ट्स वगैरह शुरू होएंगे ना वो हमारी ग्राम पंचायत के द्वारा उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा कि दीज आर द इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स एंड द वर्क शुड बी डन ऑन दीज प्रोजेक्ट्स. ओके, और ग्राम सभा. ठीक है, ग्राम सभा के द्वारा ऑडिट किया जाता है, मॉनिटर किया जाता है. ठीक है, मान लीजिए, और यहाँ पे ग्राम सभा का क्या मतलब है, जो कि उस पूरे पंचायत में मतदान कर सकते हैं. उनकी जो लिस्ट बनी होती है उन सभी का नाम जो होता है उनसे मिलके जो बनती है वो ग्राम सभा बनती है. ओके, मोर देन लाइक 18 ईयर्स के बाद आप जुड़ जाते हो ना, आप वोट देने का अधिकार बन जाता है. तो वो सभी लोग जो कि लिस्ट में एनरोल हो चुकी है, ठीक है, उनसे मिलके ग्राम सभा बनती है. और वो देखेंगे, अब आपका गांव है मान लीजिए, तो आपको पता चलता रहेगा नहीं कि क्या क्या हो रहा है, तो एक सोशल ऑडिट का काम करेंगे. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है. एटलीस्ट 1/3 ऑफ द बेनिफिशरीज ऑफ स्कीम शेल बी वुमेन हु हैव रजिस्टर्ड फॉर वर्क अंडर द स्कीम. दिस इज़ राइट. देखिए, प्रायोरिटी दी जाएगी वुमेन को, वो भी कितना, 1/3, मतलब 33% के आसपास. ओके, और एक इसमें बहुत अच्छा फीचर है, अगर मान लीजिए आप ये कोई भी, ये अनस्किल्ड वर्क होता है. ठीक है, अनस्किल्ड वर्क करने के लिए तैयार हो और आपने अपनी एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है. ठीक है, एप्लीकेशन फ़ाइल करने के बाद अगर 15 डेज़ के अंदर आपको काम नहीं मिलता है MG नरेगा के अंदर, तो आपको जो होगा
अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, और जो वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, भत्ता मिलेगा, वो किसके द्वारा पेमेंट किया जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखिएगा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ना कि सेंटर के द्वारा। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इस एक्ट की। और देख लेते हैं और क्या कहा गया है। हाँ, ये देखिए 100 डेज़ की बात करी गई है यहाँ पे। ओके, और हाँ, अभी इंक्रीज़ कर दिया गया है फर्स्ट इकोनॉमिक पैकेज जो अप्रैल में आया था, ठीक है, उसके तहत 20 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। अभी शायद 200 समथिंग हो गया होगा, ठीक है, तो आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा इसके बारे में। हाँ, और दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, जो ये फेजेस में इसको लाया गया था एमजी नरेगा को, अब जाके जो प्रेजेंट टाइम है वो सारे के सारे इंडिया के डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करती है। बट देयर इज़ एक्सेप्शन ऑफ दोज डिस्ट्रिक्ट्स हु हैव 100% अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, जहाँ पे 100% अर्बन पॉपुलेशन है उन डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ा जाएगा, अदरवाइज सभी डिस्ट्रिक्ट्स कवर हो चुके हैं। और ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एम्बिट्स बनाई गई हैं इसकी, जिसमें कि ये अपने प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं। ओके, एंड हाँ, ये सब चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। नेक्स्ट देख लेते हैं, और ये इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, एक बार। दीज आर समथिंग आई हैव डिस्कस्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिबर्टी ऑफ वर्शिप, डिग्निटी ऑफ नेशन, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस, पॉलिटिकल लिबर्टी। यहाँ पे आप अगर अपने प्रेम्बल पढ़ा है, ठीक है, तो आप सीधा पता लगा लेंगे कि डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल की बात करी गई है, ठीक है, यहाँ पे नेशन तो है ही नहीं, एंड पॉलिटिकल लिबर्टी, ये किस लिबर्टी, ठीक है, ये ऐसा कुछ नहीं है। इन दो जरूर लिखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ऑप्शन बी इज़ राइट। यस, देखिए ये बताया गया है, पॉलिटिकल लिबर्टी एंड डिग्निटी ऑफ नेशन आर नॉट मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 61st, इज दिस एसोसिएटेड विद रिड्यूसिंग एज? आप यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की बात करते हैं, यस, दिस इज एसोसिएटेड विद यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज की जो एज थी 21 से 18 कर दी गई थी, ठीक है, पहली तो सही है। 86, फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ पेरेंट्स ऑफ एडुकेटिंग द चाइल्ड, यस, मैं इस पूरी सीरीज़ में 3-4 बार इस चीज़ का डिस्कस कर चुका हूँ, सो दिस इज़ वेरी राइट। एंड 52nd, एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ जो कि 10th शेड्यूल लाया था, ठीक है, 10th शेड्यूल, टोटल शेड्यूल कितने हैं? 12, और जो 10th शेड्यूल आया था वो 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के आसपास आया था, उसके तहत डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है, तो आई थिंक ऑप्शन डी इज़ राइट। ओके, तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं, यस, हाँ, देखिए ये सब चीज़ें बताई गई हैं, आप इनको पढ़ लीजिएगा या पिछले लेक्चर्स को फॉलो कर लीजिएगा। फंडामेंटल राइट्स कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट ओनली थ्रू अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इज दिस राइट? यस, दिस इज राइट। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ही, आर्टिकल 368 को यूज़ करके ही क्या किया जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको अमेंड किया जा सकता है, ठीक है। आपको देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री में इसको समझा देता हूँ क्या था। देखिए इस केस में आपको कितने केसेस याद रखने हैं? सिर्फ 3 केसेस याद रखने हैं। देखिए सबसे पहले 1951 में क्या आया था, चंपाकम दोराई राजन केस आया था, जिसके तहत ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि आप ऐसे जो अगर स्टेट डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगर फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना चाहती है तो वो कर सकती है, ठीक है। ये 1950 की बात। 1967 के आसपास कौन सा गोलकनाथ केस आता है गोलकनाथ केस, ठीक है। उसके तहत क्या बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट एंड दे कांट बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट, ओके। तो इस केस में क्या पहले हाँ कर दिया और दूसरी बार सैक्रोसैंक्ट बना दिया गया, ठीक है। बट 1973 में बोला गया
कि भाई साहब अब पार्लियामेंट के पास बहुत तगड़ी पावर है और वो किसी भी चीज़ को अमेंड कर सकते हैं, बट हम एक चीज़ ला रहे हैं जिसका नाम है बेसिक फीचर। बेसिक फीचर जो है देखिए कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये टाइम के साथ इवॉल्विंग है और इसको सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करती रहती है, नए नए एडिशन करती रहती है, ठीक है। तो आप एक बार बेसिक्स फीचर वाली लिस्ट को पढ़ लीजिएगा ज़रूर। तो अब अगर आपके लिए क्वेश्चन आ जाए कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट, ठीक है, तो वो सैक्रोसैंक्ट नहीं है, ठीक है, उनको अमेंड किया जा सकता है, ओके। एंड एनी अमेंडमेंट टू द फंडामेंटल राइट्स रिक्वायर स्पेशल मेजोरिटी विद कंसेंट ऑफ, देखिए स्पेशल मेजोरिटी तो ज़रूरत है बट कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत, फर्स्ट इज़ राइट, ओके। तो आप पुराने जो लेक्चर रहे हैं उसमें मैंने तीनों मेजोरिटीज़ के बारे में डिस्कस करा है, तो उनको रेफ़र कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। तो हाँ, यहाँ पे कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विद सिंपल मेजोरिटी अगर चाहिए होती है, मतलब स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट प्लस हाफ ऑफ द स्टेट्स, टोटल स्टेट्स की जितने हाफ हैं उसमें से अगर हाफ स्टेट्स पास कर देती है सिंपल मेजोरिटी के साथ, तो उन केसेस में कौन कौन सी चीज़ों का अमेंड किया जा सकता है। इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट्स, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के कुछ भी चेंजेस लाने हों, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स जो आपका शेड्यूल 7 में चेंजेस लाने हों, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट एंड आर्टिकल 368 इटसेल्फ, आर्टिकल 368 को अगर चेंज करना हो तो भी हाफ ऑफ द स्टेट्स एंड स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट जरूरी है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेज कैन वर्टिकली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू fetus। देखिए यहाँ पे जीका वायरस, एबोला, HIV, रोबेला, ये चारों की चारों वर्टिकली ट्रांसमिट हो जाती है माँ के द्वारा बच्चे के अंदर, ठीक है। तो अभी देखिए इसका अनक्लियर है कि क्या HIV ऐसे ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। माइट भी आगे रिसर्च वगैरह होएंगी तो इसके बारे में, सॉरी HIV नहीं, यहाँ पे कोविड-19 क्या हो सकता है ट्रांसफ़र, ये अभी चीज़ क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इसको पढ़ लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोविज़न ऑफ लोकयुक्ता एक्ट 2013। देखिए आप अन्ना हज़ारे के बारे में सुना होगा, ठीक है, अन्ना हज़ारे का अनशन। तो लोकयुक्ता एक्ट 2013 में लाया गया था बट इसकी अपॉइंटमेंट बहुत लेट हुई है, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, जो अभी के लोकपाल हैं, ठीक है, फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया, उनका नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। लोकपाल ऑफ सुओ मोटू पावर टू प्रोसीड, इसमें कहा गया है कि जो लोकपाल एंड, देखिए लोकपाल जो होता है वो सेंटर के लिए होता है, लोकयुक्ता जो होता है वो स्टेट्स के लिए होता है, ठीक है। और ये जो कंसेप्ट है ना वो स्वीडन से लिया गया है, ठीक है, एम्बर्ट्समैन वाला कंसेप्ट। तो इसमें ये बहुत तगड़ा एक्ट है एक्चुअली, ठीक है, करप्शन के रिगार्डिंग। एंड इसमें से ये कहा गया है कि इन सभी स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो लोकपाल हैज़ सुओ मोटू पावर टू प्रोसीड अगेंस्ट एनी पब्लिक सर्वेंट, देखिए सुओ मोटू पावर नहीं है, ठीक है, पहली बात तो ये। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर द अटैचमेंट, नो प्रोविज़न कि अगर कोई ऐसा करप्शन वाला सीन हो जाता है तो पब्लिक सर्वेंट है उसकी प्रॉपर्टी वगैरह जब्त कर ली जाएगी और उनको शायद बेचने के लिए भी मजबूर अटैच कर दिया जाए, आगे रेजोल्यूशन होता रहे कुछ भी, मतलब कॉन्फिस्केशन हो सकता है प्रॉपर्टी का, बट यहाँ पे नो लिख दिया है, इसलिए स्टेटमेंट ये भी गलत हो गई। हो सकता है कॉन्फिस्केशन हो सकती है, अटैचमेंट हो सकती है प्रॉपर्टी की, ठीक है। ऑप्शन सी, द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन ब्रॉट अंडर द परव्यू ऑफ लोकपाल। यस, प्राइम मिनिस्टर PMO का ऑफिस भी इस एम्बिट के अंदर, लोकपाल के अंदर आता है, ठीक है। बट कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, जैसे कि इंटरनेशनल अफेयर्स वगैरह कुछ इशू होते हैं तो उन चीज़ों में लोकपाल वगैरह
जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अब कोई डील करेगा ना, अगर किसी जैसे राफेल डील वगैरह कंसेप्ट था, तो उस केसेस में क्या होगा, लोकपाल नहीं मतलब उस झमेले में नहीं पड़ पाएगा। ओके, एंड एनोनिमस कंप्लेंट्स आर कंसीडर्ड बाय लोकपाल, नहीं आइडेंटिटी चाहिए है। ओके, तो ये था। हाँ, यहाँ पे आपका ना ये वाला बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है, ठीक है। लोकपाल ये वगैरह, चेयर कितने मेंबर्स की बॉडी है, चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम 8 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। और उन 8 मेंबर में से 50% मतलब 4 कम से कम जुडिशियल मेंबर होने चाहिए। ओके, और क्या बात कही गई है, और 50% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकपाल शेल कम फ्रॉम SC, STs, OBCs, माइनॉरिटीज़ एंड वुमेन। बट देखो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे कितने हो गए, 1 2 3 4 5, अगर 5 हो गए तो 8 की कितनी होती है, 4 होती है, 4 + 4 तभी 100% होएगा ना। तो ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं है भाई साहब। आप उसको भी ढूंढ सकते हो जो वुमेन भी हो और जुडिशियल मेंबर भी हो, दोनों चीज़ें सेटिस्फाई होगी ना, तो 4-4 वाला फंडा हो गया। समझ पा रहे हो? मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पर उन्होंने बोला 50% जुडिशियल मेंबर। अगर हम माइनॉरिटी में से जुडिशियल मेंबर को ढूंढ ले तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और ये कोई भी आ गए, ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिएगा। और एक कमेटी बनाई जाती है, सिलेक्शन कमेटी, जो कि क्या करती है, सिलेक्ट करने के लिए रिकमेंडेशन भेजती है, ठीक है। अब इसमें से आपको आ सकता है कि सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स कौन कौन होते हैं। एक तो पहले PM साहब, ठीक है, आपके मोदी जी, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, स्पीकर ऑफ, जैसे कि ओम बिरला भी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द लोकसभा। देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा होने के लिए कम से कम आपको 10% सीट्स चाहिए होती हैं, जो कि अभी नहीं ले पा रही है कांग्रेस वगैरह, ठीक है। बट इस चीज़ को, इसलिए इनकी अपॉइंटमेंट को डिले किया गया था, अभी तक लटका रही थी मोदी गवर्नमेंट। बट अभी इस चीज़ को हटा के, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा से हटा के लार्जेस्ट ऑपोजिशन लीडर, मतलब उस हिसाब से कांग्रेस का बन सकता है, तो उसको उनको लेके इसके अपॉइंटमेंट की जा सकती है, ठीक है। और कौन होगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर चीफ जस्टिस के द्वारा कोई सुप्रीम कोर्ट नोमिनेट कर दिया जाए, चीफ जस्टिस इंडिया के द्वारा कोई सीनियर मोस्ट जज सुप्रीम कोर्ट का नोमिनेट कर दिया, अगर वो नहीं आना चाहते हैं, CJI बोबड़े जी नहीं आना चाहते हैं, या नहीं, और कौन सा इंसान चाहिए, एमिनेंट ज्यूरिस्ट, जो कि नोमिनेट किया गया हो प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दीज आर सम ड्रॉबैक्स जो कि क्वेश्चन में भी डिस्कस हो चुकी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑब्जेक्टिव सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एक्सप्लिसिटली मेंशन इन। अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा तो आप इसका आराम से आंसर दे सकते हैं। ऑप्शन C इज़ राइट। आर्टिकल 30 कौन सा पढ़ना, 38, ठीक है, आर्टिकल 38 आपका DPSP के अंदर है, उसमें भी ये चीज़ें लिखी गई हैं। ओके, Which of the following are the features of parliamentary form of government in India? देखिए, parliamentary form of government of India, sovereignty of parliament, हमारी पार्लियामेंट सोवरन नहीं है, we the people of India are sovereign, ओके। बट ब्रिटेन की पार्लियामेंट क्या है, सोवरन है। इंडिया के लिए पूछा है, ठीक है। तो पहला तो हो गया गलत, उस हिसाब से तो ऑप्शन B आपका क्लियरली निकल गया। हाँ, जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव्स, देखिए इंडिया के किस में जो लेजिस्लेचर का काम करते हैं, लेजिस्लेटिव पावर होती हैं, वही एग्जीक्यूटिव भी होते हैं, ठीक है। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सभी समझ पा रहे हो, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एग्जीक्यूटिव की लेजिस्लेचर में, ठीक है। तो ऑप्शन B इज़ 2 एंड B इज़ राइट। पीरियोडिक डिसोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए, क्या इसका बेसिस क्या है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का। देखिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए किसके बीच में, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर्स के बीच में। बट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि आपका कहाँ पे, USA में है, दोनों में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना, जो लेजिस्लेचर में होते हैं, मतलब राज्यसभा, लोकसभा में आपके मिनिस्टर्स होते हैं ना,
जैसे मोदी जी भी आप बिल बनाने में अपना सहयोग देते हैं, तो वो एग्जीक्यूट भी करते हैं ना उनको, ठीक है। तो एक सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है, ठीक है। बट जहाँ पे आपका देखते होंगे आप यूएसए में अब लॉ बनाने का काम तो नहीं करते कौन, आपके ट्रम्प, जैसे कि ट्रम्प नहीं करते, बट सीनेट में वो पास किया जाएगा तो वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा किनको, प्रेसिडेंट को। तो ये क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है, ठीक है। बट इंडिया के केस में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। और देखिए ये कुछ फीचर्स हैं उसके पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। प्रेजेंस ऑफ नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव। रियल एग्जीक्यूटिव कौन होता है, पीएम होता है ना। नॉमिनल कौन है, नाम का कौन है, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। और मेजोरिटी पार्टी रूल रहता है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जीक्यूटिव्स, ठीक है। ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। हाँ, आपकी राज्यसभा की परमानेंट हाउस होती है, डिसोल्यूशन ऑफ लोअर हाउस एंड लोकसभा हो सकता है, ठीक है। और क्या था यहाँ पे, हाँ, पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दीज आर द थिंग्स यू कैन रीड। अगले लास्ट क्वेश्चन पे, फर्स्ट सीरीज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ राइट्स इन द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी, ओके, बहुत बड़ा शब्द है, बहुत ही ब्रॉड आप व्यूज़ दे सकते हो डेमोक्रेसी के बारे में, ठीक है। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सेक्शन बाय लॉ। देखिए सोसाइटी मतलब जो हम मिलके बनाते हैं, ठीक है। हमारा सोशल कल्चर जो होते हैं, हम देखिए अगर हमारा इंडिया के पर्सपेक्टिव में कुछ और लॉज रहेंगे, ठीक है। यूएसए में लिबरल हैं तो वो कुछ और लॉज के हिसाब से चलते हैं। किन्होंने उनको सैंक्शन दिया, सोसाइटी ने, लोगों ने मिलके, ठीक है। लोगों ने बोला हाँ ठीक है, हमें ये चीज़ें अच्छी लगती हैं और ऐसा होना चाहिए। हमारे जो कॉन्शियसनेस है, हमारी जो कंसाइंस है, ये बोलती है कि हाँ, कोई पर्टिकुलर एग्जांपल लेके देख लीजिए, ठीक है, कि ऐसा होना हमारे सोसाइटी में अच्छा है, ठीक है। जैसे कि पहले आप क्या नहीं कर सकते, लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, ठीक है। तो वो हमारी सोसाइटी में गलत था, तो उसमें क्या होता था, कोई भी सेक्शन लगा के सज़ा दे दी जाती थी। या फिर अडल्ट्री वाला केस, अभी जैसे कि 497 कौन सी केस था आपका, ये जोसेफ शाइन केस, ठीक है, जो कि अडल्ट्री के बारे में बताता है। अडल्ट्री के बारे में पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। तो उस केस में कोई भी फीमेल जो थी वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं चला सकती थी, अब उसकी सेक्सुअल चॉइसेस नहीं थी, ठीक है, वो एक क्राइम था। बट उस केस में जो थर्ड पर्सन था जिसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं वो फंस जाता था, वुमेन को कुछ नहीं होता था, ठीक है। तो हमारी सोसाइटी इसको रिकॉग्नाइज़ करती थी। बट अब देखिए जो सोसाइटी के द्वारा रिकॉग्नाइज़ करी जाती हैं चीज़ें, वो टाइम टू टाइम इवॉल्व होती रहती हैं। अब देखिए ये चीज़ नहीं रही है तो सैंक्शन भी हट गया है लॉ के द्वारा, ठीक है। तो यही चीज़ समझाने की कोशिश करिए। राइट्स आर रीजनेबल क्लेम्स ऑफ पर्सन्स रिकॉग्नाइज्ड बाय सोसाइटी एंड सैंक्शनड बाय लॉ। दिस इज राइट, ओके, ऑप्शन 1 इज राइट, ठीक है। राइट्स प्रोटेक्ट माइनॉरिटी फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ मेजोरिटी, वेरी राइट, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट। देखिए माइनॉरिटी है, 10 लोग रह रहे हैं यहाँ पे, 50, 60, 70, 80 लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो डेमोक्रेसी ये बताती है कि सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ठीक है। अगर मेजोरिटी में होंगे तो वो इनको अप्रेस करके, मतलब ये इनकी आवाज़ दबी की दबी रह जाएगी ना। तो ये दोनों ऑप्शन सही हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हाँ, और अगला लेक्चर हम अब कंटिन्यू ही रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका रहेगा कल। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और इनको वीडियोस को देखिए। हम यहाँ पे एक्चुअली पूरा का पूरा आपका टॉपिक कवर हो जाता है एक वीडियो में, ठीक है। मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है तो अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। नॉलेज शेयर इज गुड, नॉलेज केयर, ठीक है। एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।